हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था क्विक सीरीज टॉपर नोट्स, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर आधारित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के बारे में, जो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं उसकी विकास यात्रा, भारत का संवैधानिक विकास। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आइए आज की इस अभ्यास श्रृंखला का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। सवाल नंबर 1, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? ऑप्शन 4 आपके समक्ष है। 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। आप प्रत्येक सवाल के उत्तर को कैसे करिएगा, आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं। तो आइए इस सवाल का राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था, यानी कि केग, CAG। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। वर्तमान में यदि हम बात करें कि CAG की स्थिति किस प्रकार की है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उस आयु तक इसका कार्यकाल रहता है। केग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, यानी उसे हटा नहीं सकता है, बल्कि उसे उस रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति डायरेक्ट इसे नहीं हटा सकता। केग की नियुक्ति करता है लेकिन डायरेक्ट उसे हटा नहीं सकता है। उसको उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। आर्टिकल 148(4) के तहत केग की सेवानिवृत्ति के पश्चात केग किसी अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अन्य और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ऑडिटर जनरल का पद सृजित किया गया। यानी कि यदि हम बात करें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में,
तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ऑडिटर जनरल का पद सृजित किया गया, जो भारत के राजस्व के व्ययों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता था। यह अधिनियम लेखा परीक्षा विभाग के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि महालेखा परीक्षक जो को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई थी। यह बात हो रही है ऑडिटर जनरल के बारे में कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ऑडिटर जनरल का पद सृजित किया गया, जो भारत के राजस्व के व्ययों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता था। और यह अधिनियम लेखा परीक्षा विभाग के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि महालेखा परीक्षक को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई। यदि भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इस पद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सुझाव दिया गया, और वर्तमान में जो सीएजी की स्थिति है, जो प्रावधान है, वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रभावित है। तो इस प्रकार हमने देखा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव 1935 का अधिनियम में प्रावधान इसके बारे में किया गया था। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। हालांकि ऑडिटर जनरल का पद 1919 के अधिनियम के तहत सृजित हुआ था। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, ए, बी, सी और डी। तो क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए चेक करते हैं कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, 1773 के विनियामक अधिनियम, इसको इंग्लिश में हम रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग चार्टर, जिसके तहत कोलकाता में एक अपेक्ष न्यायालय के रूप में 26 जुलाई 1774 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 26 जुलाई 1774 को फोर्ट विलियम्स कोलकाता में अपेक्ष न्यायालय के रूप में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश उसमें थे। और यह प्रावधान किया गया था इस रेगुलेटिंग एक्ट में कि ब्रिटिश शासक एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर सकता है। उसी के तहत यह उच्चतम न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था 1774 में। 26 जुलाई 1774 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बने थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्योंकि वर्तमान समय में जो परीक्षाओं में सवाल आ रहे हैं वो केवल ऊपरी ऊपरी सवाल नहीं आ रहे हैं, वे काफी गहराई से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हमें स्मार्ट तरीके से एक रणनीति पर काम करना होगा। यहां तक कि ये डेट भी पूछी गई परीक्षाओं में कि किस तिथि को उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी कोलकाता में। तो 26 जुलाई 1774 को। एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे। (1773) के विनियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया तथा
चैम्बर्स, लेवास्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश थे। 26 जुलाई 1774 को 26 जुलाई 1774 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका प्रावधान कहां किया गया था? इसका प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट में कि ब्रिटिश शासक को उचित लगे तब वह ब्रिटिश भारत में एक अपेक्स न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर सकता है। उसी के तहत 26 जुलाई 1774 को एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना फोर्ट विलियम्स कोलकाता में की गई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 3 नंबर। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। भारतीय संविधान का जनक या निर्माता बी आर अम्बेडकर को माना जाता है, जो प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति को पांडुलिपि समिति भी कहा जाता है, उसके ये अध्यक्ष थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन यदि बात हो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे संविधान सभा की पहली बैठक में। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका ही राइट होगा। नौ दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए? 11 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान का आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा माना, उसे कहा था। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में है। और भारत का सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं, जबकि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 30 नवंबर 1949 को।
तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था, यानी कि संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। अन्य क्या और महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। संविधान के प्रारूप पर तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला तथा 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ। इसी दिन संविधान द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया तथा संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ। भारतीय संविधान के प्रारूप पर कुल 3 वाचन हुए। तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था और संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ। संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई इस दिन को। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 8 थी, जिसमें सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। हालांकि भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 शामिल थी। संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, यानी कि लगभग 3 साल का टाइम पीरियड इसे बनने में लगा। संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए लगभग। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट थे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपण समिति, प्रारूप समिति, इसका अन्य नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन आपका ही राइट होगा। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य, कुल 7 सदस्य इसमें थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद एम सादुल्ला, बी एल मित्र की जगह एन माधवराव बने बाद में। इसके सदस्य नियुक्त किए गए थे बी एल मित्र की जगह। डीपी खेतान की जगह इनकी मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णामाचारी को सदस्य नियुक्त किया गया था। तो बी एल मित्र की जगह किसको नियुक्त किया गया? एन माधवराव, मित्र से माधव। और डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णाचारी सदस्य नियुक्त किए गए थे। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपके नजरों में होने चाहिए, किसकी जगह कौन सा सदस्य नियुक्त हुआ। सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे या नहीं थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद एम सादुल्ला, बी एल मित्र, डीपी खेतान, इन दोनों की जगह 2 अन्य सदस्यों को नियुक्त किया गया था, एन माधवराव और टीटी कृष्णाचारी। एक है टीटी कृष्णाचारी और एक है वी टी कृष्णाचारी, दोनों अलग अलग है, यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
एक है टीटी कृष्णाचारी, एक है वीटी कृष्णाचारी। इन दोनों का जिक्र भारतीय संविधान में आता है। जो प्रारूप समिति के सदस्य थे वो थे टीटी कृष्णाचारी। अगला सवाल 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, जहां आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ भारतीय संविधान के मत दे रखे हैं, दूसरी तरफ जिस देश से उसे अपनाया गया है, कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की किस देश से ग्रहण की गई है, उसको आपस में सुमेलित करना है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए थे? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये किए गए थे आयरलैंड के संविधान से। तो ये आपका 3 से सुमेलित होगा। मूल अधिकार, मूल अधिकार ये लिए गए थे यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फंडामेंटल राइट्स, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति नीत है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति नीत है, यह विचार कहां से लिया गया? तो यह लिया गया था कनाडा के संविधान से। डी आपका 2 से सुमेलित होगा। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया, मूल अधिकारों को अमेरिका से लिया गया, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति नीत है, यह विचार कनाडा से ग्रहण किया गया है। यूके से हमने संसदीय व्यवस्था ग्रहण की है, विधि का शासन लिया है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये यूके के संविधान से प्रभावित है, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से प्रभावित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 9 नंबर। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत विचार निम्न में से किस में प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा उद्देशिका में। यानी कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में। उद्देशिका प्रस्तावना प्रियम्बल, जिसमें भारतीय संविधान के संपूर्ण दर्शन को समाहित किया गया है, जिसमें भारतीय संविधान को बनाने वाले विचारकों के विचारों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एन.ए. पालकीवाल, जिन्होंने उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों और लक्ष्यों का मार्गदर्शन करती है। संविधान का यह महत्वपूर्ण अंग उन उद्देश्यों तथा सिद्धांतों को समाहित करता है जिसकी संकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। उद्देशिका उन मूलभूत मूल्यों, दर्शनों को परिलक्षित करती है जो संविधान का आधार हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय का भी वर्णन है। और अब तक भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वह भी हुआ है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 के माध्यम से अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया, जिसके तहत 3 नए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द उसमें शामिल किए गए थे प्रस्तावना में, उद्देशिका में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआती पंक्तियां हैं, लाइनें हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 10 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? ऑप्शन ए, न्यायपालिका एवं विधायिका लेजिस्लेचर के बीच का शक्ति पृथक्करण, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता के बारे में। उन्नीस सौ 19 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के तहत भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। यानी कि भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से प्रारंभ हुआ, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है कि किस एक्ट को या किस चार्टर को या किस अधिनियम को उत्तरदायी शासन के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में डिवाइड किया गया। इसमें हस्तांतरित विषयों का शासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय थे वो गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही थे। यानी कि इस एक्ट के तहत विषयों को 2 भागों में बांटा गया। प्रांत में विषयों को 2 आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में डिवाइड किया गया, और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित जो विषय थे उन पर नियंत्रण था गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद का। इस प्रकार 1919 के एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, और प्रांतीय स्वायत्तता का जो विचार है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से आता है। यानी कि वहां पर प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का विचार सामने आया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 11 नंबर। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? बी आर अम्बेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, आदि कृष्णस्वामी अय्यर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष था? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी,
जवाहरलाल नेहरू ये इस समिति के अध्यक्ष थे, क्योंकि संविधान सभा ने कई समितियों के माध्यम से अपना कार्य संपादित किया था, जिसमें भी ये एक समिति थी संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर, और प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनमें अलादी कृष्णस्वामी अय्यर भी थे, K.M. मुंशी भी थे, B.L. मित्र की जगह N. माधवराव भी थे, D.P. खेतान की जगह T.T. कृष्णाचार्य भी थे, सैयद M. सादुल्ला भी थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे। तो ऑप्शन आपका इस सवाल का सी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, न कि J.B. कृपलानी। कहीं जगह बहुत सारी किताबों में आपको J.B. कृपलानी देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। J.B. कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी, लेकिन मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू की है। संघीय संविधान समिति भी जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, दोनों की। संघ शक्ति संबंधी समिति और संघीय संविधान समिति, जिनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन समितियों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। जबकि एक समिति आती है कार्य संचालन समिति, जिसकी अध्यक्षता K.M. मुंशी ने की थी। कार्य संचालन समिति आगे मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति। ये जो समिति है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि अल्पसंख्यकों की उप समिति S.C. मुखर्जी और मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति J.B. कृपलानी है, और झंडा समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जो कि हमने पिछली स्लाइड में बात की थी। मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति J.B. कृपलानी, अल्पसंख्यकों की उप समिति S.C. मुखर्जी, और ये सभी साथ में आए तो वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 12 नंबर। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद, गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? भारतीय संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने यह विचार व्यक्त किया था। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली सत्याग्रह 1928, जहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी।
बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ और वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा। ये एक अन्य और महत्वपूर्ण फैक्ट आपके समक्ष होना याद होना चाहिए आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। तो संविधान सभा के सदस्य जवाहरलाल नेहरू ने यह समाधान प्रस्तावित किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसे स्वीकृति प्रदान की, उसे अपनाया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 13 नंबर। भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा या से 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुआ? यानी कि भारतीय संविधान के कौन से उपबंध 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुए? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और कुछ अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे। यानी कि कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 के दिन लागू हो गए थे। वो कौन कौन से हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। निर्वाचन, नागरिकता, आपातबंद, न्यायाधीशों की नियुक्ति, इनमें से कौन से प्रावधान हैं जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, प्रभावी हुए? तो क्या होगा इस 13 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका भी राइट होगा, केवल पहला और दूसरा। निर्वाचन और नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हो गए थे। यानी कि इस दिन को कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, जिसमें निर्वाचन और नागरिकता संबंधी प्रावधान भी उसमें शामिल थे। ऑप्शन आपका भी राइट होगा, केवल पहला और दूसरा। ये प्रावधान उसमें नहीं थे, लागू नहीं हुए थे। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ उपबंध जैसे निर्वाचन, नागरिकता, संसद इत्यादि प्रभावी हुए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जहां आपको दो कथन दिए गए हैं और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। कथन पहला क्या कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ। कथन दूसरा कह रहा है कि प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। फिर आपको सही कूट का चयन करना है। ऑप्शन ए, दोनों कथन अलग अलग सही है, और कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। फिर है ऑप्शन बी, दोनों कथन अलग अलग सही है किंतु कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, कथन एक सही किंतु कथन दो गलत। ऑप्शन डी, कथन एक गलत किंतु कथन दो सही। क्या होगा इस 14 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, दोनों कथन अलग अलग सही है किंतु कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, ये बात भी सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई तथा इसी अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। इस प्रकार दोनों कथन सही है, किंतु कथन 2 कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी कि जो कि 1919 में द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था, 1919 अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, उससे 1935 के एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का विचार सामने आया और केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूएसए, यूके, जर्मनी, कनाडा। तो ये ले गए जर्मनी के विमर संविधान, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान जर्मनी की संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन आदि प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू आदि का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ग्रहण की गई है। संघात्मक विशेषताओं संबंधी प्रावधान कनाडा के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। ब्रिटेन, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है और स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहां पर 3 तरह की नागरिकता देखने को मिलती है। अमेरिका में 2 तरह की नागरिकता है और भारत और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, 1 तरह की नागरिकता है, केवल देश की नागरिकता है। अमेरिका में देश की नागरिकता के साथ राज्य की नागरिकता प्राप्त करनी होती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, 16 नंबर। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान है? बहुत अच्छा सवाल है। कौन सी विशेषताएं अमेरिका और भारत में एक समान है? नागरिकता, स्वतंत्र केंद्र एवं राज्य, राज्यपालों की नियुक्ति, स्वतंत्र न्यायपालिका। निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान है? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका का विचार भारतीय संविधान में अमेरिका से ग्रहण किया गया है और यह विशेषता दोनों देशों में समान है। नागरिकता, जहां अमेरिका में दोहरी नागरिकता है तो भारत में एकल नागरिकता है, ये समान नहीं है। स्वतंत्र केंद्र एवं राज्य, ये भी नहीं है। राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी प्रावधान दोनों में अलग अलग है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, स्वतंत्र न्यायपालिका दोनों ही देशों में एक समान है तथा शेष अन्य में भिन्नता है। 17 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है, क्योंकि कारण क्या है? भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से भिन्न है।
क्योंकि यह न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली है, यह वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, यह द्विसदनीय विधायिका है, यह सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। इनमें से आपको वो कारण चयन करना है जो दोनों में भिन्नता को प्रदर्शित करें। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है, क्योंकि क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर 17 नंबर सवाल का? तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, जुडिशियल रिव्यू। यह प्रणाली भारत ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है, जो कि ब्रिटेन के संविधान में नहीं है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में यह शामिल नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन जो भारत की संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से एक भिन्न रूप में प्रस्तुत करती है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा। जबकि वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका ये भारतीय संसदीय प्रणाली में और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली दोनों में पाई जाती है, क्योंकि ब्रिटेन का शासक और भारत का राष्ट्रपति नाममात्र के प्रमुख के रूप में माने जाते हैं, जबकि वास्तविक शक्तियां ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और भारत में प्रधानमंत्री में निहित है। द्विसदनीय विधायिका, यह भी बिल्कुल राइट है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, यह भी सही है। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली यह ब्रिटेन के संविधान में नहीं है, यह अमेरिका और भारत के संविधान में पाई जाती है। अगला सवाल, आपकी स्क्रीन पर रहा, ये 18 नंबर है। भारत के संविधान के आलेखन पारूपण सदस्य के रूप में अलादी कृष्णस्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलादी कृष्णस्वामी अय्यर जो कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे, उनके विचार के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको चयन करना है। भारत के संविधान के आलेखन प्रारूपण समिति के सदस्य के रूप में अलादी कृष्णस्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है वो आपको चयन करना है। 4 कथन आपके समक्ष दिए गए हैं और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। क्या होगा इस 18 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका की वे पक्षधर थी। यानी कि क्या अलादी कृष्णस्वामी अय्यर भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे? वहां यस, वे बिल्कुल पक्षधर थी। ऑप्शन 1 तो आपका राइट है, कथन 1 राइट है। दूसरा कथन कह रहा उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी, यह भी उनका विचार था। तो कथन दूसरा भी राइट है। न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था। न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था, कतई नहीं कि कार्यपालिका न्यायपालिका पर प्रभुत्व बना के रखे, इस प्रकार का तानाशाही विचार उनका नहीं था। वे शासन के एक अधिनायकीय स्वरूप के पक्षधर थे? बिल्कुल नहीं। वे शासन के एक अधिनायकीय स्वरूप के पक्षधर थे? बिल्कुल नहीं। तो केवल पहला और दूसरा सही है उनके विचारों के बारे में। ऑप्शन आपका ये राइट होगा। वे चाहते थे कि भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे समर्थक थे, पक्षधर थे, और उनका मानना था कि स्वतंत्रता और समानता निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 19 नंबर। यहां सामाजिक विग्रह, निग्रह की जगह विस्प्रिंट है, सामाजिक विग्रह पढ़ा जाए। अगला सवाल 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि बात हो रही प्रस्तावना के बारे में, प्रियम्बल के बारे में। 3 आपको कथन दिए गए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चयन करना है। आइए एक एक करके चेक करते हैं। उद्देश्य के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया। उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प, एक प्रतिज्ञा भी थी। यह भी बिल्कुल बात सही है। ऐतिहासिक उद्देश्य कथन के बारे में इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। यह बात भी बिल्कुल सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन इस प्रकार सी राइट होगा। पहला दूसरा तीनों कथन सही है कि उद्देश्य के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया। यह बात बिल्कुल सही है। उद्देश्य यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प, एक प्रतिज्ञा भी थी। यह बात भी बिल्कुल सही है। इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। यह बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट उत्तर होगा। अगला सवाल 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है? वे कौन सी विशेषताएं हैं जो ब्रिटेन के संविधान से भारत में ली गई? कानून का शासन यानी विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संसदीय व्यवस्था। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण की गई? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन बी दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन सी पहला और चौथा। ऑप्शन डी पहला, दूसरा, चौथा। तो हमने पहले बात की थी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान में अमेरिका से ग्रहण किया गया है, जबकि कानून का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय व्यवस्था ये आपके ब्रिटेन से ग्रहण किए गए। तो ऑप्शन इस प्रकार आपका डी राइट होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह प्रावधान अमेरिका से ग्रहण किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। जो ब्रिटेन के संविधान से जो विशेषताएं ग्रहण की गई, जिनमें कानून का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता का प्रावधान इत्यादि ब्रिटेन से ग्रहण किए गए हैं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से प्रभावित है। अमेरिका के संविधान से जो ली विशेषताएं ली गई, जिनमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, मूल अधिकार संबंधी प्रावधान इत्यादि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 21 नंबर। इनमें से कौन संविधान सभा की
पारूपण समिति का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन संविधान सभा की पारूपण समिति का सदस्य नहीं था? हमने बात की थी कि पारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। 29 अगस्त 1947 को पारूप समिति की स्थापना की गई थी, जिसमें कुल अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। और सवाल कह रहा है कि संविधान सभा की पारूपण समिति का सदस्य नहीं था इनमें से एन.जी. अयंगर, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, महमूद सादुल्ला। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। बी.एन. राव है जो संविधान सभा की पारूप समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि एन.जी. अयंगर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, जिसका पूरा नाम है एन. गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद एम सादुल्ला या सैयद मोहम्मद सादुल्ला, इसके अलावा बी.एल. मित्र की जगह एन. माधवराव, डी.पी. खेतान की जगह टी.टी. कृष्णाचारी, इत्यादि इसके सदस्य थे। तो ऑप्शन सी राइट होगा, बी.एन. राव पारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इस स्लाइड को आप देख सकते हैं। इसका गठन 29 अगस्त 1947 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद एम सादुल्ला, बी.एल. मित्र की जगह एन. माधवराव और डी.पी. खेतान की जगह टी.टी. कृष्णाचारी इसके सदस्य थे। अगला सवाल 22 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? नागरिकता संबंधी, निर्वाचन समिति, मौलिक अधिकार समिति, अस्थायी संसद समिति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस सवाल का क्या होगा राइट उत्तर? 22 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि नागरिकता संबंधी प्रावधान, निर्वाचन संबंधी प्रावधान, अस्थायी संसद संबंधी प्रावधान। ये प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। हमने पहले बात की थी कुल 16 आर्टिकल लागू हुए थे इस दिन। मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुए थे। पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है। यानी कि संविधान के कुल 16 अनुच्छेद इस दिन लागू हुए थे, जिनमें नागरिकता के अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 8 और 9। वर्तमान में नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में निहित है, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है, जिनमें से हम बात करें 26 नवंबर 1949 को आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और 9 लागू हुए थे। आर्टिकल 60 भी उस दिन लागू हुआ था। आर्टिकल 324 निर्वाचन संबंधी, चुनाव संबंधी, 367, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394 इस प्रकार आर्टिकल है जो 26 नवंबर 1949 के दिन लागू हुए थे। यानी कि नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी संसद। तो कभी कभार इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है कि 26 नवंबर 1949 को कौन से अनुच्छेद निम्नलिखित में से लागू हुए या नहीं हुए, कौन से आर्टिकल इस दिन लागू हुए या नहीं हुए। तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 4 आर्टिकल ये हो गए, 5 आर्टिकल टोटल ये। फिर आप अंत वाले याद रखो, 91, 391, 392, 393, 394।
तो 5 शुरुआती आर्टिकल ये और 4 अंत वाले, फिर 3 ये। इस प्रकार आपको ये आर्टिकल आपके नजरों में रहने चाहिए कि मुख्य रूप से नागरिकता संबंधी और भारतीय संविधान के जो अंतिम आर्टिकल है 391, 392, 393 और 394, ये 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत की संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपको चयन करना है। 4 कथन दिए गए हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में, आपको सही कथन का चयन करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शन फिर आपके समक्ष है। आइए एक एक करके चेक करते हैं। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का चयन किया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल राइट है। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया था, ये बात बिल्कुल राइट है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए, बिल्कुल नहीं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के चुनाव नहीं हुए थे। चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था, यह बात बिल्कुल राइट है कि चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन यानी कैबिनेट मिशन के प्लान पर आधारित था। यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन। सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था, यह बात बिल्कुल गलत है। माउंटबेटन योजना जो भारत पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित है। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी और इसका अन्य क्या नाम है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे कि माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी और इसका अन्य क्या नाम है, और वर्तमान में भारत के कौन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन तीनों सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। वर्तमान में भारत के कौन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई और इसका अन्य क्या नाम है। तो इस प्रकार इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल पहला और तीसरा सही है। केवल पहला और तीसरा सही है। संविधान सभा का प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चयन किया गया था। इसके लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। चुनाव की स्कीम का निर्धारण 1946 के कैबिनेट मिशन द्वारा तय किया गया था। अगला सवाल 24 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो ऑप्शन एक राइट होगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके तहत 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 26 जुलाई 1774 को।
एलिजा इम्पे जिसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे पहले। आइए जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, इसके क्या मुख्य मुख्य प्रावधान थे, क्या विशेषताएं हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। यानी कि 1773, यह आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पहली बार इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्राप्त हुई थी। और इस एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट विनियामक अधिनियम 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम से उसे बुलाया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। यानी कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। और इस प्रकार बंगाल के प्रथम जो गवर्नर जनरल बने वो बनने थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वो भी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था और उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया नाम परिवर्तन करके। इस अधिनियम के माध्यम से मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि इस एक्ट के तहत मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इससे पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग अलग थे। इस एक्ट से पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, लेकिन इसने मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 26 जुलाई 1774 को एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। लेमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस न्यायालय के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थी। यानी कि कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था उसके अंतर्गत मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थी। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया। यानी कि इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त कर दिया गया। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम का एक नया पद सृजित किया गया, निर्देशक मंडल। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निर्देशक मंडल के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त कर दिया।
इसका कार्य था राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना। इसके तहत अनिवार्य बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के तहत, इस पद के तहत कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाया गया और राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य किया गया। अगला सवाल और आज की इस वीडियो सीरीज का अंतिम सवाल आपके समक्ष है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1961 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1915 का एक्ट। तो ऑप्शन सी राइट होगा। 1919 के एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें ऊपरी सदन को राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का था और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत होते थे। जबकि निचला सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का था और उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत। तो इस प्रकार 1919 के तहत एक्ट के तहत भारत में केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका विधायिका की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो आज हमने इस वीडियो सीरीज में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय संवैधानिक विकास पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।